भजनलाल सरकार का कल बजट। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा विकसित राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आएगा बजट। राजस्थान के आमूल चूल विकास पर फोकस होगा। फर्स्ट इंडिया ने डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के साथ खास बातचीत। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। और देखिए, कल बजट आने को है, इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है। 11 फरवरी का दिन, लेकिन माना जा रहा है और सत्ता पक्ष के लोग ये दावा करें कि इस बार का जो बजट है वो अधिक जन केंद्रित होगा और इसी वजह से उम्मीदें हर वर्ग को बजट से है। जानकारी लेंगे पॉलिटिकल राइटर योगेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं लाइव और उनके साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। बात कीजिएगा योगेश जी, ओवर टू यू। देखिए शिखा, इंतजार है भजनलाल सरकार के बजट का। पिछले जो बजट थे वो हमने देखे, राजस्थान के विकास को समर्पित बजट रहे। कैसे राजस्थान विकसित राज्यों की कैटेगरी में आए उसको समर्पित बजट रहे। चाहे युवाओं को रोजगार का मुद्दा हो, चाहे सड़क निर्माण हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का विषय हो, और चाहे यूँ कहा जा सकता है कि शहरों और गाँव में विकास की अवधारणा का समावेश हो। हमारे साथ हैं बीजेपी के राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और वित्त आयोग के राजस्थान के अध्यक्ष। हम उनसे बात करेंगे, अरुण चतुर्वेदी से। अरुण जी, बजट को लेकर चर्चाएं हैं क्योंकि केंद्र का आ चुका राजस्थान का कल प्रस्तुत होगा। किस तरह आपकी सोच है कि क्या बजट में ऐसी बातें हो सकती है जो राजस्थान, जो कि एक विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है? देखिए, 3 कर्तव्यों की बात जिसमें प्रधान केंद्रीय बजट में भी आया और बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात की है। समावेशी विकास की बात है, सतत रूप से विकास चलने की बात है, नीचे तक डिलीवरी पहुंचने की बात। इन सब विषयों को लेकर के निश्चित रूप से पिछले बजट में भी आपको दिखा और इस बार के बजट में भी ये चीज़ मुझे लगता है कि परिलक्षित होंगी। अंत्योदय की जिस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने चलने की बात की, वो भी कहीं ना कहीं परिलक्षित होगी। अपने को देखता है पिछले 2 बजट जो निकले उन दोनों में भी, जैसे अभी आपने भी कहा कि पहली बार शायद हर जिले के नाते से विकास की योजना बनाकर उसको कर्म करने का काम किया। इसी तरह प्रत्येक जिले में 5 कौन सी चीज़ ऐसी हो सकती हैं, वहाँ का फल कौन सा अच्छा होगा, कौन की फसल कौन सी अच्छी होगी, वहाँ का उद्योग कौन सा अच्छा है, इन 5 चीज़ों को लेकर के जो एक काम शुरू किया, मुझे लगता है उसको बढ़ाने की बात निश्चित रूप से उसमें होगी। एक आधारभूत ढांचे को खड़ा करने के बाद सामाजिक सुरक्षा के विषयों को कहीं पुष्ट करना, एक प्रधानमंत्री जी का एक ज्ञान करके एक विषय है अपने आप ही। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन 4 जातियों के बाद जो प्रधानमंत्री के केंद्रीय बजट में भी उसका सीधे रिफ्लेक्शन दिखता है। और मुझे लगता है कि राजस्थान की वित्त मंत्री महोदय जो बजट पढ़ेंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं चारों के लिए करने की बात होगी। प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय बजट में जहां अब तक लखपति दीदी की बात थी, वहाँ शी स्टॉल मार्ट की बात की है। ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर के लगातार आधारभूत ढांचे को, पहले ही राजस्थान में कई ग्रीनफील्ड रोड्स की बात हुई है, उनको बढ़ाने की बात एक तरफ चल रही है, उनको करें। अभी जितनी घोषणाएं हमने संकल्प पत्र में की थी उसमें लगभग कोई 70% के आसपास घोषणाएं की हैं। कुछ पूरी हो चुकी, कुछ पाइपलाइन में है, कुछ शुरू होने वाली है। ऐसी 75-70% के आसपास घोषणाएं लगभग होंगी, जहां एक तरफ उन संकल्पों को पूरा करने में पहले काम रोड मैप है, अभी भी इस बजट में भी दिखने का काम होगा। क्योंकि शहरों में विकास की नई अवधारणा का जन्म होना, गाँव के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये कुछ ऐसी मूलभूत बातें हैं जिनको लगता है आपको भी महसूस होता होगा कि अभी भी सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, ख़ास तौर से ज़मीनी सुविधाएं। देखिए, अभी ये बात आपने सही कही, लगातार केंद्र में भी राजस्थान ने भी इस विषय को रखा है कि हम लंबे समय से एक बात थी कि गाँव के ऊपर सुविधाएँ पहुँच जाएंगी तो हम शहरी विस्तार को कहीं रोकने की स्थिति में आ सकते हैं। तो उसकी भी योजना केंद्र के बजट में भी दिख रही है, राज्य के बजट में पिछली बार दिखी। वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर गाँव में पहुँचे, सड़क हुआ, बिजली होगा, पानी होगा, जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने की बात शुरू की, घर घर बिजली, तो बिजली का काम शुरू किया, सड़क सब जगह पहुंचने का काम हुआ। इस तरह स्कूल और चिकित्सा वो विषय उनको भी अब पूरी तरह से व्यवहारिक रूप से इफेक्टिवली काम कर पाएँ, इसको निकले। 2 चीज़ इसमें देखने को आएगी। अभी तक जो केंद्रीय वित्त आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है
उसमें भी इसके ऊपर अपनी उन्होंने मंशा प्रकट की है और वहाँ से कुछ जो अनुदान आने वाला है वो भी अधिक होगा। राज्य वित्त आयोग भी इस विषय के ऊपर लगातार काम कर रहा है। एक और विषय इसके ऊपर एक लगातार चर्चा हमने शुरू की है, कहीं ना कहीं अपने खुद के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पंचायत और नगर निकाय निकलें, इस दिशा में भी एक प्रयास, आग्रह, बातचीत शुरू हुई है। कई जगह इसके ऊपर सकारात्मक चीज़ें भी निकल के आए, कई लोग काम कर रहे हैं। शहरों में भी अभी जो रिपोर्ट आई है वित्त आयोग की, उसमें भी उन्होंने एक नई स्कीम निकल के आई है, कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात है। केंद्र के बजट में भी 5 लाख से अधिक आबादी के जो शहर हैं उन शहरों के लिए अलग से योजना बनाने की बात हुई, अलग बजट देने की बात हुई है। उसका भी लाभ सीधे सीधे देखा और कहीं राजस्थान के बजट में भी इसको हम कैसे और नीचे तक ले जा सकें, इसका कहीं देखने को आएगा। जल जीवन मिशन केंद्र की योजना है, राजस्थान का उसमें बड़ा पार्ट है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष के कालखंड में उसको जिस तरह से उसको संचालन किया गया उसके कारण खामियां बहुत हैं। एक तरफ उन खामियों को दूर करना, इफ़ेक्टिव करना और कौन सी एजेंसी है उस काम को सही तरह से पानी घरों तक पहुंच जाए, ये काम है। 28 तक इसको केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार के आग्रह पर बढ़ाने का काम किया है। जल जीवन, हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या, तो अपने जो ERCP का विषय है उस पर काम शुरू किया है, उसके ऊपर भी तेज़ी से बढ़े। यमुना जल के समझौते के ऊपर हरियाणा सरकार ने काम अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो उसकी DPR बन करके उसका भी काम शुरू हो। इसी तरह देवास योजना होगी, फिर राजस्थान नहर का पानी, ये पानी के सिंचाई के विषय जो इसको लगता है कि अगले कुछ दिनों में रिफाइनरी भी शुरू करने की बात होगी, तो उसको भी देखते हुए कि हम वहाँ आधारभूत ढांचे की बात जो है और साथ ही क्या हम एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ को जो शुरू करने की बात है उसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ के नाते से विचार करके उस पूरे एरिया की प्लानिंग की बात है, उसका और कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसे सब विषयों के ऊपर भी चर्चा लगनी चाहिए, होनी चाहिए। वसुंधरा राजे की जब सरकार थी, आप प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष थे, आप फिर मंत्री भी रहे उनके कार्यकाल के दौरान। अब भजनलाल सरकार है, आप राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि उस समय जो योजनाओं को शुरू किया गया था और अब बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, तो उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या कुछ और नवाचार की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि पूरी तरह से काम का एक विषय है, दूसरे के साथ साथ उन्होंने राजनीति की दृष्टि बदलने का काम किया। काम और काम को ज़मीन तक पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। वसुंधरा जी की सरकार में भी, आज भी भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको अंतर दिखता होगा। कभी इस देश में कहा जाता था दिल्ली से जब 100 पैसे भेजते हैं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। आज जब किसान सम्मान निधि का देश के किसी कोने से प्रधानमंत्री बटन दबाते हैं तो सीधा हर किसान के मोबाइल पर घंटी पहुंचती है और पैसा पूरा पहुंचता है। हमने पूरी स्कॉलरशिप को सीधा बैंक खाते से जोड़कर सीधा देने का काम कर रहे हैं, पेंशन सीधा पहुंचने का काम कर रहा है। ये जो एक शुरू करने का काम किया, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के ऊपर एक करारी चोट करने का काम किया। धीरे धीरे इन सब के माध्यम से हम DBT को कैसे बढ़ा सकते हैं, खाद्य सुरक्षा के विषय को केंद्र सरकार भी कर रही है, हम कैसे उसको और अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कृषि को सब विषयों को लेकर के। मुझे लगता है कि बेसिक सोच भारतीय जनता पार्टी की है, वो चाहे वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार हो या भजनलाल जी के नेतृत्व में, उस सोच के आधार पर हम अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए गाँव और शहर दोनों का समन्वित विकास हो, हर आदमी का स्तर उठने की बात हो। अभी आप देखते हैं केंद्रीय जो इकोनॉमिक सर्वे आया, उस इकोनॉमिक सर्वे में भी राजस्थान की कई चीज़ों में तारीफ़ की गई। उन्होंने कहा जहाँ हमारा GDP बढ़ने की बात आई है, वहीं हमारे जो गरीबी की रेखा से लोग निचले हैं, देश भर में 25 करोड़ निकले, राजस्थान में भी इनकी संख्या आदि प्रति व्यक्ति आय राजस्थान में बढ़ी है। कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं जिसके आधार पर लगता है कि पिछले 2-2.5 साल में जो भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार है इफेक्टिव काम कर रही है और डिलीवर भी कर पा रही है। तो ये कह सकते हैं कि केंद्र और राजस्थान में बीजेपी की सरकार होने का सीधा प्रत्यक्ष लाभ राजस्थान को मिल रहा है? निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार हम कहते हैं, तो डबल इंजन, पहले एक इंजन काम करता था, अब 2 इंजन मिलकर के राजस्थान की ग्रोथ के इंजन बन गए और सभी सेक्टरों में उसका ग्रोथ हमें साफ साफ दिख रहा है। कुछ चीज़ तो शुरू हो चुकी हैं, कुछ प्लानिंग में है, कुछ की DPR बन रही हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में उनको गति देने की बात होगी, कुछ दिन में बहुत सारी चीज़ ज़मीन पर शुरू होती है। मैं देखें खासतौर से ERCP बड़ा विषय, राम जल सेतु का, यमुना जल समझौता, आपने भी रिफाइनरी का जिक्र किया, सोलर एक बड़ा सेक्टर राजस्थान में पनप चुका है, पर्यटन है, तो इस दिशा में लगता है ये बजट दूरगामी सिद्ध होगा। राजस्थान की इकोनॉमी के लिए 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये पर्यटन की यहाँ संभावना है और दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। दोनों के ऊपर सरकार लगातार काम कर रही है। पर्यटन की दृष्टि से भी हमने कई नए सर्किट शुरू करने का काम किया
ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान आ रहे हैं यहाँ की विकास को देख करके, शांति को देख करके, तो उनको हम कैसे नर्चर करके केवल वो जयपुर, उदयपुर, माउंट आबू, जैसलमेर कुछ क्षेत्रों तक सीमित ना करके राजस्थान में पूरे में सब जगह कोई ना कोई बड़ी चीज़ें हैं। तो हम 3 तरह के टूरिज्म, एक तो यहाँ का पर्यटन के नाते जो आता है हेरिटेज देखने के लिए वो टूरिस्ट होगा, कहीं धार्मिक टूरिज्म होगा, इस तरह मेडिकल टूरिज्म होगा। तीनों तरह के टूरिज्म को डेवलप करने की बात इस लगातार सरकार कर रही है, उसको और विकसित करने की बात होगी। एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में भी हमने गौशालाओं को अनुदान बढ़ाया, नियमित मिले उसको सुनिश्चित करने का काम किया। गौवंश और अधिक बढ़े इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत लगती है। इसी के साथ साथ शिक्षा के नाते भी कई बड़े इंस्टीट्यूट जो राजस्थान में एक आकर्षण का कारण इसके माध्यम से लोग आ सकते हैं, उसको भी खड़ा करने का इसमें प्रयास मुझे लगता है। राजकोषीय घाटा को लेकर हमेशा बात उठती है, आपके नज़रिए से क्या होना चाहिए? राजकोषीय घाटा मुझे लगता है कि एक तो कारण ये है कि हम किन चीज़ों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। अब राजस्थान में एक विषय आता है कि कर्ज बढ़ रहा है। कर्ज क्यों लिया एक बात है, हमने पुरानी कहावत है कि घी पी करके कर्ज लेकर के घी पीना, उसको छोड़ करके क्या हम स्थायी संसाधन की दिशा में जा रहे हैं लेकर कर उसके माध्यम से आय लेते लेते धीरे धीरे हम कर्ज को कम कर सकते हैं क्या? इसकी योजना की दिशा में राजस्थान की सरकार काम कर रही है। राजकोषीय घाटे को भी जहाँ अपने खर्चे कम करना, वहीं उसके आय को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर भी दिशा में ध्यान करने का। क्योंकि राजस्थान की चारों तरफ से एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं, कॉरिडोर्स गुजर रहे हैं, वहाँ सब सिटी की संभावनाएं बढ़ी है, तो उस दिशा में भी क्या प्रयास हो रहे हैं? आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों हमने शहरी क्षेत्रों का विस्तार किया। जब डिलिमिटेशन का काम चला तो कुछ जगह ध्यान आया कि नए ज़िले भी बने। नए ज़िलों के बाद कुछ ज़िलों में, शहरों, बड़े शहरों में अब सैचुरेशन पर आ चुका विकास की संभावनाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ करके उसकी योजना बनाने का काम किया। आपने ठीक कहा, हमारे यहाँ हाईवेज़ भी हैं और इस 2 तरह की चीज़ें, एक तो एयरवेज़ भी हम कैसे हवाई अड्डे और बढ़ा सकते हैं, उसको पर्यटन के नाते भी ज़रूरी है। राजस्थान के लगातार इस आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए भी सड़कों के लिए जब केंद्र सरकार की तरफ से कई नई रोड्स बन रही हैं, कहीं निकल, उसी तरह राजस्थान ने भी ग्रीन रोड्स बनाने की बात की है, उनको बढ़ाने की बात होगी। कुछ और रोड्स भी मुझे लगता है आ सकती हैं, इसका चीज़ को बढ़ा सकें। कृषि प्रधान प्रदेश राजस्थान का कहा जा सकता है, मिनरल्स की प्रचुर संभावनाएं यहाँ पर दिखती है, तो गांव और किसान और ग्रामीण तबका उसकी बहबूदी के लिए क्या प्रयास और होने चाहिए? हमारे मुख्यमंत्री खुद किसान पृष्ठभूमि के। लगता है कि एक चीज़ को देखना पड़ेगा। अभी पिछले दिनों एक तो CSR का फंड जो है, ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर आना चाहिए कि ये मेरी सोच है कि उसको जिस क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी, उस क्षेत्र का, ग्रामीण क्षेत्र होगा, शहरी क्षेत्र होगा, उसका कुछ हिस्सा तय होना चाहिए जो वहाँ पर उस विकास के लिए काम किया जाए। इसी तरह माइनिंग के जो प्रोजेक्ट चलते हैं उनमें भी तय होना चाहिए, टोल का कुछ पैसा वहाँ जाएगा। इस तरह एक्साइज के नाते भी हम कर सकते हैं कि कुछ पैसा जहाँ दुकान लग रही है राजस्थान सरकार के पास आता है। वैसे तो बात है कि यहाँ पूरा का पूरा फंड एक जगह होता है और उसके बाद उसको सब जगह विभाजित करने का काम होता है। मुझे लगता है कुछ परसेंटेज ऐसा होना चाहिए उस क्षेत्र के विकास में, कुछ समय के लिए कम से कम डाइवर्ट करें कि वहाँ की मौलिक समस्याओं को हम एड्रेस कर चुके हैं। उसके बाद फिर अलग से उस विषय को कहीं अपने आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़े तो काम उसके बढ़े। मैं नरेगा में जिस तरह केंद्र की सरकार ने बदलाव किया, दिवस बढ़े, मजदूरी को इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों से जोड़ा गया, तो उस लिहाज से राजस्थान को कितना फ़ायदा हो सकता है? बजट में किस तरह की बातें परिलक्षित हो सकती? मुझे लगता है मनरेगा के विषय में लगातार पिछले 2 साल में देखें तो हम 5 साल के कांग्रेस के शासन की तुलना करेंगे, 2 सालों में मैन डेज बढ़े हैं। उनकी मजदूरी का एक विषय जो पेंडिंग था उसको भी हम त्वरित दर्शी भुगतान कर चुके हैं उसको। अभी भी इस चीज़ को लेकर के कई स्कीम्स को भी मनरेगा के छोड़ने का काम हो सकता है, जिससे कि हम परमानेंट स्ट्रक्चर कुछ खड़ा कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को छूटी, कुछ इस तरह हम कुछ लोगों को कुछ चीज़ों के साथ मिक्स करके, क्या नरेगा के साथ मिक्स करके कुछ स्कीम्स का पैसा लगा कर ला सकते हैं क्या? इसके ऊपर भी योजना बनाने की ज़रूरत है। कहीं डक्टिंग की चीज़ भी हो सकती है, कई तो 2-3 तरह के फंड मिलाकर के हम क्या इसको कर सकते हैं क्या? कहीं MLA MP फंड का पैसा लग गया, कहीं आपके CSR का पैसा लग गया, किसी और एजेंसी का पैसा लगा, ये मिलकर के 2-3 फंड की डक्टिंग करके कोई बड़ी स्कीम्स को किसी एरिया में खड़ा करने की योजना भी इसमें निकल सकती है कि इसका प्रयास करें। राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश की संभावनाओं को बल मिला है, क्या लगता है कि वो वाकई में लाल फीताशाही उनके अवरोध तो नहीं बन रही, या और उस दिशा में स्मूथली प्रयास होने चाहिए? बस यही है कि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि राजस्थान में भजनलाल जी ने पहले साल में राइजिंग राजस्थान कराया, इसका तुरंत परिणाम भी हमें दिख रहा है। लगभग 35,000 करोड़ के जो हमारे हुए थे प्रोजेक्ट, वो से 8 लाख करोड़ के ज़मीन पर आ चुके हैं और लगातार त्वरित बढ़ रही है। वो स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग करके जहाँ जहाँ बोटल नेक्स है उनको दूर करके कैसे हम इन्वेस्टर्स को इसका फ़ायदा दे सकें। इस कारण से एक और जन्मभूमि से जुड़ने के लिए प्रवासियों को आह्वान मुख्यमंत्री ने किया
कि शेखावाटी क्षेत्र में विशेष रूप से जो धरोहर हैं उनकी पुरानी प्रॉपर्टीज़, उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आकर के काम करें और टूरिज्म के नाते हम खड़ा कर सकें, एक बड़ा सर्किट बन सके। तीसरा, कहीं इसके माध्यम से नलकूप बनाने की बात, कहीं बोरिंग कराने की बात, ये भी प्रवासियों को आह्वान किया और कई सैकड़ों करोड़ रुपए आज उसमें भी लगने की बात निकल करके आई है। 2-3 तरह की चीज़ें एक लगातार अभी देखने में आता है कि अगर मोटे तौर पर चर्चा करें तो 5 साल का कांग्रेस का शासन और 2 साल का भाजपा का, केवल एक सेक्टर नहीं, हर सेक्टर में काफ़ी बड़ी प्रगति इन चीज़ों में दिखती है। उसका कारण एक है कि मोटिवेटेड हम हैं कि राजस्थान को दृष्टि में रख करके, राजस्थान के लोगों को ध्यान में रख करके नीति बन रही है, नीतियों को ज़मीन पर पहुंचाने का काम इस सरकार में चल रहा है। अरुण जी ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का बजट दूरगामी होगा, माइलस्टोन होगा, लोक लुभावन घोषणाओं से परे जाकर सतही तौर पर मजबूती देने का काम ये बजट करेगा और जो पाइपलाइन में स्कीम चल रही हैं उनको और आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी का विज़न दिखेगा और साथ ही दिखेगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की वो योजना, वो सिद्धांत जो भारतीय जनता पार्टी के मूल में रहता है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।